चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ते हैं। सुनो, कल दो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, बोला था ट्राई करने का है घर पे। उसमें सबसे पहला था क्वेश्चन नंबर 5, तो वो डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। मिस्टर आदित्य furnishes the following details for the year ended 31st March 2025. लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ए, और उसके बाद बोला है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बी का इनकम है। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम में से सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये 5,000 की इनकम गायब, और ये 25,000 में से अभी 20,000 का लॉस तुम्हारे पास बचेगा। तो ये जो 20,000 का लॉस बचा ये तुम्हारे स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है। अब इस साल ये तुम्हारी दूसरे किसी भी बिजनेस की इनकम में से या फिर दूसरे किसी भी हेड की इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा। तो चुपचाप से इस 20,000 को जाके क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज पर सेक्शन 73। ठीक है। फिर तुम्हारे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 20,000 रुपया। इस साल तुम्हारे पास कोई दूसरी बिजनेस इनकम है भी तो वहां से सेट ऑफ नहीं होगा, तुम्हारे पास दूसरे किसी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास कोई स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम दिख रही है? नहीं, एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम है खाली 45,000। ठीक है। तो ये जो 20,000 का लॉस है ना, ये 20,000 का लॉस भी तुमको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास एक ये 20,000 रुपये का स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, और दूसरा ये एक 20,000 रुपये का स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, जिसको तुमको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस की इनकम में से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर सैलरी कंप्यूट करके दी है 3 लाख रुपया, बहुत अच्छी बात है। फिर हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट हुई है उसका लॉस आया है 2.5 लाख रुपए का। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आ सकता है क्या? आ सकता है। अब सेम हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं हो पाया, इसलिए तुम उसको अब हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बुलाओ, क्योंकि देखो दूसरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। अगर दूसरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ कर पाते, लेकिन है नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे किसी हेड की इनकम में से सेट ऑफ करना पड़ेगा। किसी भी हेड में से सेट ऑफ हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकता है। और ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम 115 BSE फॉलो नहीं कर रहे हो। अब देखो लास्ट लाइन में बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड लास्ट लाइन में, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब वो 115 BSE फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम जाके उस लॉस को क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ लगाएंगे। और सेट ऑफ लगाएंगे किसी भी हेड में से, सुनो, मैक्सिमम 2 लाख तक का ही सेट ऑफ होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सैलरी में से अपन सेट ऑफ कर सकते हैं? तो इसमें से 2 लाख अगर अपन ने सैलरी में से सेट ऑफ किया तो अब मेरे पास सैलरी बच गई 2 लाख, 1 लाख रुपए की। ठीक है। और अभी भी मेरे पास ये 50,000 रुपये का लॉस बचा है ना, किसका, हाउस प्रॉपर्टी का, जो अब मैं इसको क्या करवा लूंगा, कैरी फॉरवर्ड। वो अब इस साल की किसी और इनकम में से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे पास 3 लॉस है इस साल के, जो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। अब 45,000 मेरा ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम है, तो वो तो भाई पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाने वाला है। ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अर्बन लैंड को बेच के आया है, अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, STT पेड शेयर्स को बेच के लॉस आया है। अच्छा सुनो, अगर लॉन्ग टर्म गेन आया होता ना STT पेड शेयर्स का, 112A में कवर होता और 1.25 लाख तक टैक्सेबल नहीं होता, और 1.25 लाख के ऊपर जो आता वो 12.5% पे टैक्सेबल होता। याद आता है ऐसा? तो सर अगर इनकम आती 1.25 लाख जितनी पे टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर टैक्स लगता 12.5, तो लॉस भी 1.25 लाख जितना हम इग्नोर कर दे, ऐसी बात मत करना, मैंने तुमको वहाँ पे भी बोला था। हाँ, जितना भी लॉस आएगा वो सारा लॉस तुमको सेट ऑफ करने मिलेगा, बराबर छे। तो अब हमको क्या करना है, ये 75,000 का लॉस 2 लाख में से एडजस्ट कर लेना है। तो 75,000 गायब, और 2 लाख अब तुम्हारा कम होकर कितना हो जाएगा, 1,25,000 का अब तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन बचेगा। ठीक है। अब तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म लॉस है ऑन सेल ऑफ यस। अच्छा, ये दूसरा वाला जो लॉस है ना वो STT पेड है। पहला वाला जो है वो STT नॉट पेड लॉस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लॉन्ग टर्म लॉस, किसी भी असेट का लॉन्ग टर्म लॉस, किसी भी असेट के लॉन्ग टर्म गेन में से तुम सेट ऑफ कर सकते हो, बराबर है ना।
तो अब तुम्हारे पास 1,02,000 रुपये का ये जो लॉस है, ये भी तुम क्या कर सकते हो, 1,25,000 रुपये में से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस 1,02,000 को अपन 1,25,000 में से सेट ऑफ कर देंगे, तो अब तुम्हारे पास कितना बचेगा, 23,000 रुपया बचेगा। तो यस, अब ये 1,25,000 नहीं बचेगा, अब ये भी 23,000 रुपये ही बचेगा। इसका मतलब अब तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 23,000 रुपये का बचा। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारे पास एक बार चेक कर लो क्या क्या बचा है। इनकम फ्रॉम सैलरी बच गई, कितने की, 1,00,000 रुपए की। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं बचा, पीजीबीपी में 45,000 बचा है। फिर तुम्हारे पास कैपिटल गेन हेड में 23,000 रुपये का लॉन्ग टर्म गेन बचा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारे पास पुराने साल के कुछ लॉसेस हैं। देखो तुम्हारे पास लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस है। सो प्रीवियस ईयर 22-23 में लॉस हुआ था, 23-24, 24-25, मतलब दूसरे साल ये कैरी फॉरवर्ड होके आ सकता है 2,000 रुपया। लेकिन इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस साल तुम्हारी ऐसी एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स वाली कोई इनकम है ही नहीं। अगर होती तो वहां से ये 2,000 रुपया सेट ऑफ हो सकता था, लेकिन भाई नहीं है, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अब तीसरे साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब ये दूसरा साल कैरी फॉरवर्ड होकर आया था, दूसरे साल में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, तो अब तीसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा। बराबर जाए। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का है। अच्छा, तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस का 5,000 रुपये का लॉस है रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 20-21, तो मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 का लॉस है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 का लॉस 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, क्या पांचवें साल ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आ सकता है? आ सकता है। और पांचवें साल अगर तेरे पास कोई भी बिजनेस इनकम हुई, वहां से वो सेट ऑफ हो सकता है। तो तेरे पास देख, इस बार 45,000 की ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम है, क्या ये लॉस वहां से सेट ऑफ हो सकता है 5,000 का? द आंसर इज यस। तो अब ये 5,000 रुपया पूरा गायब हो जाएगा और 45,000 में से अब तेरे पास बचेगा 40,000 रुपये का प्रॉफिट। बराबर है। तो अब सारा का सारा सेटअप बेटअप लगा दिया। अब तुमको टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए बोला है, और ये भी बोला है कि कौन सी आइटम कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कम से कम 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, सिंपल काम करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जल्दी बोलो कितनी आएगी? 1,00,000 रुपया। इनकम फ्रॉम सैलरी 1,00,000 रुपया ही बची है ना बेटा। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस था उसमें, तो वो तो टैक्सेबल कोई इनकम है ही नहीं वहाँ पे। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कितनी बची तुम्हारे पास? 40,000 ही बची ना, लॉस वॉस को सेट ऑफ वेट ऑफ मार के। फिर कैपिटल गेन कितना बच गया? 23,000 रुपया कैपिटल गेन बच गया था। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, टोटल मारो, 1,63,000 आना चाहिए। आया सबको 1,63,000? बोलो बेटा, चेक कर लो 163 है कि नहीं। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 था ना? देख लो, 1,63,000 फाइनल इनकम। प्रेजेंटेशन कर पाओगे ना इस क्वेश्चन का कि नहीं कर पाओगे? अरे सब लोग किधर चला गया रे? वीडियो ऑन करो। हम्म, 163 आया सबको? चलो, अब कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो भी वो लोग ने बोला है। तो तुम्हारे पास कितने कितने लॉस बचे हैं, देखो जल्दी जल्दी फटाफट से। कौन से लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? एक तुम्हारा स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस, कितने का? 20,000 रुपये का, ये तुम एज पर सेक्शन 73 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। फिर तुम्हारा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस 20,000 रुपये का, ये तुम एज पर 73A कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, फिर तुम्हारे पास दूसरा कोई लॉस है ऊपर? नहीं, बाकी के सारे लॉस गायब हो गए। अब तुम्हारे पास एक और लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, वो 2,000 रुपये का लॉस एज पर तुम 74A, इसका क्या कर दोगे कैरी फॉरवर्ड। ये 3 लॉस तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होगा। बराबर है। तो इसके बारे में एक अलग से नोट लिख देने का कि भाई ये लॉस इस साल तुम्हारी एलिजिबल इनकम्स नहीं थी जहाँ से ये सेट ऑफ हो सकता है, इसलिए ये वाले लॉसेस तुम सब्सिक्वेंट ईयर में क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो एज पर दीज सेक्शंस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, हुआ खत्म।
सकी इसमें तूने मिस्टेक किया था क्या? ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक किया था? ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक किया था? ये सेम आंसर आया था तेरे को पक्का? चलो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक किया था क्या? हाय हाय, चलो देख लेते हैं। मिस्टर गर्ग रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है हर्षिल, तेरे से हुआ था बेटा, इसका आंसर आया था तेरे को? ठीक है, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दिया है, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम बिजनेस 66,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड को बेच के आया है 10,800। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस, इस साल अगर ऐसी कोई इनकम है ही नहीं ना, तो इसको तो सीधा जाके अपन क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये वाला 15,000 का लॉस तुम्हारा क्या हो जाने वाला है, कैरी फॉरवर्ड हो जाने वाला है। इसको अपन जाके कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इस साल ऐसी दूसरे को इनकम है नहीं। अच्छा, गैम्बलिंग वाला जो लॉस है ना, तुमको गैम्बलिंग करके भी लॉस आता है। अच्छा, गैम्बलिंग करते तो विनिंग्स होती, और विनिंग्स होती तो विनिंग्स में से कोई भी लॉस का सेट ऑफ नहीं होगा। और सुनो, ऐसी कोई कैजुअल एक्टिविटी पे लॉस हो भी गया होता ना, वो भी विनिंग्स में से सेट ऑफ नहीं होता। कैजुअल एक्टिविटी का कोई भी लॉस, क्या बोला, कैजुअल एक्टिविटी करके अगर तुमको कोई भी लॉस आता है, तो वो लॉस ना उसका सेट ऑफ होता है, ना उसको कैरी फॉरवर्ड करने को दिया जाता है। अब भाई तुम गैम्बलिंग वैम्बलिंग करोगे, तुम भाई सट्टा लगाओगे, तुम लॉटरी वॉटरी में पैसा लगाओगे, और उससे अगर तुम्हारा लॉस होने लग गया और वो लॉसेस का भी हम सेट ऑफ देने लग गए, तो भाई गई भैंसिया पानी में। तो कभी भी तुम मतलब किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं भरोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लॉसेस को दिखते ही क्या करना है, इग्नोर करना है। तो गैम्बलिंग से ये जो लॉस हो रहा है ना 9,100, इसको इग्नोराय नमः, इग्नोर करो। ना सेट ऑफ होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका एक नोट लगा देना है, बराबर है। फिर अदर डिटेल्स ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 के तुम्हारे ये लॉसेस है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तुम्हारे पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 11,000 का पड़ा हुआ है। क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस साल तुम्हारी किसी भी इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी? द आंसर इज यस। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद उसका किसी भी इनकम में से सेट ऑफ होगा करंट ईयर की, लेकिन अदर देन सैलरी। फिर तुम्हारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, अगर तुम उसको इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लाओगे तो इस साल तुम्हारे पास कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम होगी, वहां से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो मेरे को बताओ, क्या इस बार तुम्हारे पास कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम तुमको दिखी? नहीं दिखी। तो इसका भाई तुमको कैरी फॉरवर्ड आगे कर देना पड़ेगा। बोलोगे भाई 22,000, चल चल आगे चल, क्यों? क्योंकि इस साल कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम नहीं है जहां से तेरा क्या हो पाए, सेट ऑफ हो पाए। तो 22,000 पहले साल में कैरी फॉरवर्ड होकर आया था, क्योंकि ये लॉस 23-24 का था। 23-24 से पहली बार कैरी फॉरवर्ड होकर 24-25 में आएगा, तो अब दूसरी बार सेकेंड ईयर के लिए कौन से ईयर में, 25-26 में चला जाएगा, बराबर है। आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 9,800 इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा? हाँ, पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फर्स्ट टाइम कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल आ रहा है, बराबर है ना। अब सुनो क्या बोल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या इस साल शॉर्ट टर्म गेन में से एडजस्ट हो सकता था? हाँ। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पुराने वाले साल का इस साल की लॉन्ग टर्म गेन में से भी एडजस्ट हो सकता है। तो क्या तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखता है 10,800 का? उस 10,800 में से तुम 9,800 का सेट ऑफ मार सकते हो? अवश्य मार सकते हो। तो 9,800 पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, और 10,800 में से अब खाली कितना बचेगा, 1,000। अच्छा, तुम चाहते तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी वहां से सेट ऑफ लगा सकते थे लॉन्ग टर्म गेन में से, लेकिन अगर तुम वहां से सेट ऑफ लगा देते तो बाद में ये शॉर्ट टर्म लॉस वहां पे सेट ऑफ नहीं हो पाता। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा क्या करो कि पहले जो लॉस जिस इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है ना, वो लॉस उस इनकम में से पहले सेट ऑफ लगा लो। फिर अगर उस इनकम में से कुछ बचा ना, तो लास्ट में जाके एकदम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बारी आने की है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर गलती से भी तुमने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को पहले उठा लिया और किसी इनकम में से सेट ऑफ मार लिया, और मान लो वो इनकम खत्म हो गई या फिर वो इनकम एकदम कम हो गई, तो अब तुम्हारे पास वो इनकम में से सेट ऑफ होने वाला जो लॉस पड़ा था, वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और शायद हो सकता है कि वो लैप्स भी हो जाए। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे पास देखो, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई भी लॉस नहीं है पुराने वाले ईयर्स का या इस साल का जो अब सेट ऑफ करना बाकी पड़ा है स्पेसिफिक इनकम में से। तो अब तुम्हारे पास मौका है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ मारने का। तो बोलो, क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस साल की किसी भी इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है?
हाँ, किसी भी इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सैलरी के अलावा। तो तुम्हारे पास इस साल 15,000 की सैलरी है ना, वो छोड़ दो, उसके अलावा किसी भी इनकम में से सेट ऑफ लगाओ, तो तुम्हारे पास 11,000 रुपये क्या है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखना, हमेशा जब भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ मारोगे ना, तो सबसे पहले जो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होने वाली इनकम है ना, वहां से मार लेने का, क्योंकि वहां पे तुमको कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलता है, समझो, और एक फ्लैट रेट पे पूरी इनकम पे टैक्स भरना पड़ जाता है। तो जितना हो सके ऐसी इनकम्स को कम करो जहां पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,000 रुपए का पड़ा हुआ है? बोलो बेटा हाँ। तो उस 1,000 में से है ना, तुम पहले ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ मार दो। तो अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी भी तुम्हारे पास 10,000 पड़ा है। क्या ये 10,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तुम 66,000 की बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ लगा सकते हो? अवश्य। तो फिर उसको तुम 10,000 को 66,000 की बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ मार दो, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे 56,000 की बिजनेस इनकम आ जाएगी। अब किसी को है ना ये उल्टा भी आ सकता था, किसी को ये उल्टा भी आ सकता था। कोई इसमें ऐसा किया होगा किसी ने कि 11,000 पूरा जाके बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ मार लिया, बराबर है ना, तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेरी जो स्पेशल इनकम्स है ना, जो स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल होती है, जो पूरी इनकम पे मेरे को टैक्स देना पड़ जाता है, समझ में आ रहा है, वहां से मेरे को कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलता है। तो अगर ऑप्शन है मेरे किसी लॉस को उस इनकम में से सेट ऑफ करना, तो उस इनकम को सबसे पहले कम करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि भाई वो इनकम ज़्यादा बची रह जाए और मेरे को वो पूरी इनकम पे मेरे को टैक्स देना पड़ जाए, और उस पर मेरे को कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फिर फायदा भी ना मिले। समझ में आया? पक्का? अच्छा, यहां पे बिजनेस इनकम में से भी सेट ऑफ किया होगा तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे पास और कोई लॉस वॉस बचा है क्या? नहीं। तो अब देखो, तुम्हारे पास हॉर्स रेस को मेंटेन करने वाला 15,000 रुपये का लॉस है, वो एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज पर सेक्शन 74A। फिर गैम्बलिंग का लॉस है कितने का? 9,100। वो पूरा का पूरा तुम क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। इस लॉस को तुम ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और फिर करंट ईयर का और कोई लॉस नहीं है। अब सुनो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कितने है? 22,000 रुपये का लॉस है, वो एज पर तुम 73 उसको क्या कर देना? कैरी फॉरवर्ड। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो इस साल एडजस्ट हो गया है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी इस साल एडजस्ट हो गया, बराबर। तो तुम्हारे पास इस साल खाली दो ही ये लॉसेस है जो क्या हो रहे हैं? आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, और एक जो लॉस है जो इस साल का था वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है? इग्नोर हो रहा है। अब तुम्हारे पास देखो, सैलरी इनकम कितनी आएगी? 15,000 रुपये आएगी, कंप्यूटेड। फिर तुम्हारे पास बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ही नहीं, नील। बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी? 56,000, बराबर है। फिर तुम्हारे पास कैपिटल गेन की इनकम कितनी आ जाएगी? नील। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? नील। तो 15,000 प्लस 56,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 71,000 तुम्हारा टोटल इनकम आना चाहिए, GTI। चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं है, तो तुम्हारी टोटल इनकम भी 71,000 आ जाएगी। अब पूरी की पूरी 71,000 तुमको नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होने वाली है। समझ में आ रहा है? हेलो, आगे बढ़ जाऊं? चेक कर लो, फाइनल आंसर एक बार चेक कर लो, 71,000 है कि नहीं। $71,000 क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? 22,000 स्पेकुलेटिव बिजनेस का, 15,000 रिसोर्सेज का, और गैम्बलिंग का ना सेट ऑफ हो सकता है ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। चालू करो, मैं ध्यान से देखना। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू मिस्टर श्रीवत्सन। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है। रेसिडेंट है और उसकी एज है 57, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दी हुई है, बहुत बढ़िया है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,90,000। एक काम करो ना, नीचे जाके चेक कर लो तो 115 BSc फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट।
बस मतलब बात खत्म। हमको हमारे सवाल का जवाब मिल गया। क्या सवाल था हमारा? कि कहीं ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लैप्स तो नहीं हो रहा है? हाँ, अगर 115 बीएससी फॉलो कर रहे होते तो इसका 1 रुपया अभी भी सेट ऑफ नहीं मिलता और ना कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता, ये लैप्स हो जाता। लेकिन नसीब अच्छा है, अपन 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे, तो ये 1,90,000 का सेट ऑफ मिलेगा। देखो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखते हैं ना, सैलरी में से ही सेट ऑफ मारने का, ये आदत रख लो कि जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखा ना, उसको सैलरी में से सेट ऑफ लगा देने का। बराबर है? तो चलो 1,90,000, ये 2 लाख तक का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, याद है ना? तो ये 1,90,000 2 लाख से तो कम ही है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, पूरा 1,90,000 गायब हो जाएगा। और अभी तुम्हारे 2,20,000 की सैलरी में से कितना सैलरी बचेगा तुम्हारे पास? खाली 30,000 रुपये का सैलरी बचेगा। बराबर? फिर बोलता है क्लोथ बिजनेस है। क्लोथ बिजनेस मतलब कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस है ना, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नॉर्मल बिजनेस है? नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस का तेरा लॉस है 2,40,000 का। बाप रे बाप! क्या तेरे नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेशन बिजनेस की इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है क्या? हो सकता है? स्पेक्यूलेशन का और कहीं से नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल का तो कहीं से भी हो सकता है ना। तो ये 30,000 गायब, और इधर अब तेरा कितना लॉस बचेगा? 2,10,000 का लॉस बचेगा। अच्छी बात है। अब सुन, तेरे पास अगर दूसरा कोई बिजनेस है, उसकी इनकम है, तो वहां से सेट ऑफ कर लेना। नहीं है तो एक काम करना, दूसरे किसी भी हेड की इनकम में से सेट ऑफ करना, एक्सेप्ट सैलरी। बराबर है? चलो देखो, अब तेरे पास स्पेसिफाइड बिजनेस का भी लॉस है। अरे रे रे रे, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस का क्या करूँ? दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो चुपचाप से इस 20,000 को बादलों के बीच घेर दो। क्यों बादलों के बीच घेरा? क्योंकि इसका अब तुम क्या करने वाले हो? कैरी फॉरवर्ड। ये भाई इस साल सेट ऑफ ना हो पाएगा, इसका हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड 2.5 लाख रुपया। वेरी गुड। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, सुनो, इसको बादलों के बीच घेरो। कार्ड गेम्स खेल के, पत्ते खेल के साला तुमको नुकसान हो रहा है, और उसका तुम सेटअप लगाने के लिए बच जाएगा कान के नीचे, इसको दो, इग्नोर करो, इग्नोर। ठीक है? इनकम फ्रॉम बेटिंग, अरे सर लेकिन बेटिंग वाली इनकम विनिंग्स थी, वहां से तो एडजस्ट नहीं। इवन विनिंग्स के सामने भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। बराबर है ना? और विनिंग्स के सामने तो दूसरा कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो ये तो पूरा का पूरा तुमको आईएफओएस में जाके टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। अब सुनो, क्या तुम्हारे पास इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है 2,50,000 रुपए का? क्या उसमें से तुम्हारा बिजनेस लॉस, जो नॉर्मल बिजनेस लॉस 2,10,000 का बच गया, क्या वो आके सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, बिजनेस लॉस किसी भी हेड में से सेट ऑफ होगा, एक्सेप्ट सैलरी बोला था। तो क्या तुम्हारा 2,10,000 का बिजनेस लॉस आके तुम लॉन्ग टर्म गेन में से सेट ऑफ मार सकते हो? अवश्य। पूरा 2,10,000 रुपया सेट ऑफ मारने का, किस में से? 2.5 लाख में से। तो अब तुम्हारे पास कितना बचेगा? इधर 40,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा, जो तुमको 112 सेक्शन 112 में क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। बराबर है ना? और मैं तुमसे इधर है ना टैक्स लायबिलिटी का भी कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है? चलो, 40,000 रुपये आया सबको? पक्का? अब सुनो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम तुमने भरा हुआ है। जब भी तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हो, तो ये तुम्हारा खर्चा हुआ ना, इसका तुमको 80C में क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। कितना भरा है? 45,000। तो इसका तुम 80C में जाके क्या लोगे? डिडक्शन लोगे। अब सुनो, 80C में इसका डिडक्शन नहीं मिलता अगर तुम 115 बीएससी फॉलो कर रहे होते, तो फिर ये हाथ आया मुंह ना लगा, ऐसा बोलते हैं कि इसका बाद में तुमको 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो। लेकिन अभी तुम 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम इसका चाहो तो 80C में क्या ले सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। बराबर चाहे बढ़ो आगे। अब सुनो ना, एक काम करेंगे, बोलता है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। बताओ कितनी आइटम्स एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड के लिए? खाली एक ही आइटम एलिजिबल है। कौन सी? कौन सी? स्पेसिफाइड बिजनेस का जो 20,000 का लॉस है ना, वो। और ये जो 32,000 है ना, इसके बारे में नोट लगा देने का, नॉट एलिजिबल फॉर एनी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। बराबर छे? इसका मैं पूरा प्रेजेंटेशन तुमको करवाऊंगा, चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटर सोर्स भी हो रहा है, इंटर हेड भी हो रहा है। बराबर है ना? तो इसका प्रेजेंटेशन अपन करेंगे। ठीक है? चलो, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास सैलरी इनकम कितनी आई? 30,000 रुपये सैलरी इनकम आई। क्या तुम्हारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है टैक्सेबल? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में तो लॉस था, वो जाके अपन ने सैलरी में से सेट ऑफ कर लिया था। क्या तुम्हारे पास अब पीजीबीपी हेड में कोई इनकम बची? नहीं, पीजीबीपी हेड भी पूरा गायब हो गया, नील हो गया अपना। उधर जो लॉस था वो सारा इस साल सेटअप बेटअप हो गया। फिर तुम्हारे पास कैपिटल गेन हेड में 40,000 रुपये की इनकम दिखेगी, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अंडर सेक्शन 112
जो यूजुअली या तो 20% पे टैक्सेबल होगा या तो 12.5% पे टैक्सेबल होगा, डिपेंड करता है कि वो तुमने ट्रांसफर कब किया है। ट्रांसफर का डेट नहीं दिया है तो अपन वहाँ पे कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं कि कितना टैक्स रेट है, बराबर है ना। चलो, अब 45,000 जाके तुमको IFO सेट में टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये 45,000 है ना, ग्रॉस बोल दिया है। क्या बोला है? ग्रॉस। नेट बोला होता तो और मजा आता, फिर उसको तुमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता। समझ में आ रहा है? और ग्रॉस में कन्वर्ट करके बाद में टैक्सेबल दिखाना पड़ता, और बाद में टैक्स कैलकुलेट करते तो बाद में याद करो, पिछला ही एक क्वेश्चन करवाया था पिछले लेक्चर में, वहां पे उसका TDS भी बाद में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे माइनस करना था, बराबर। चुल्लू भर पानी में डुबाने वाली फीलिंग लाई थी। ठीक है, चलो अब सुनो, तुम्हारे पास सारा का सारा इनकम्स आ गया है 85,000 और 30,000, 1,15,000 रुपया। ये आ गई तुम्हारी GTI। अब तुम GTI में से क्या लेते हो? चैप्टर 6 का डिडक्शन लेते हो। तो क्या तुम्हारे पास कोई चैप्टर 6 से पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। देखो कितना पढ़ा है, 45,000। लेकिन याद रखना, मैंने तुमको बोला था तुम्हारी GTI में अगर विनिंग्स इनकम होगी, कौन सी इनकम होगी? विनिंग्स। या फिर तुम्हारी GTI में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 112 वाला, या शॉर्ट टर्म गेन होगा 111 वाला, ये चार इनकम्स में से तुमको चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है। बोला था कि नहीं बोला था? तो अब तेरी 1,15,000 की जो GTI दिख रही है उसमें 40,000 रुपया तेरा लॉन्ग टर्म गेन है, 112 वाला। अरे ये तेरा LTCG था ना रे, और ये जो था तेरा विनिंग्स इनकम था। तो ये दोनों इनकम जब तेरे GTI में दिख रही है, अगर तू गलती से भी पूरा 45,000 लाके यहाँ पे सेट ऑफ मारा तो तेरा टोटल इनकम कितना आएगा पता है मुन्ना? तेरा टोटल इनकम इसमें से 45 माइनस करके, 1,15,000 माइनस 45 माइनस करके तेरा 70,000 का टोटल इनकम आ गया। गलत हो जाता, पूरा आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि तेरा है ना, जो ATC का डिडक्शन तू ले रहा है वो कहीं ना कहीं तूने LTCG या विनिंग्स में से भी ले लिया, जो अलाउड है ही नहीं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरी GTI में से मेरे को ये दोनों इनकम अलग करनी पड़ेगी। यहां से मेरा चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। हाँ, मेरे को मेरी बैलेंस टोटल इनकम में से मिल जाएगा, बैलेंस GTI में से मिल जाएगा। अब बैलेंस GTI खाली 30,000 ही बचेगी। वहां से क्या तुम ये पूरा चैप्टर 6 का डिडक्शन ले पाओगे? द आंसर इज नो। चैप्टर 6A का डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन योर टोटल इनकम GTI, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे पास बैलेंस GTI कितनी बची थी? 30,000 ही बची थी ना। तो वो 30,000 से ज्यादा चैप्टर 6 का डिडक्शन तुम नहीं ले पाओगे। तो तुम्हारे पास भले ही 80C में 45,000 पूरा क्वालिफाई हो रहा है, भले ही इसका तुमको 80C में डिडक्शन मिल रहा है, लेकिन ये अमाउंट अगर तुम्हारी बैलेंस GTI से ज्यादा है तो भाई बैलेंस GTI जितना ही अमाउंट तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो? चैप्टर 6 में डिडक्शन ले सकते हो। याद रखना, चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम करने के बाद तुम्हारा टोटल इनकम या तो नेगेटिव, सॉरी, या तो नील आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। चैप्टर 6 का डिडक्शन कैलकुलेट क्लेम करने के बाद तुम्हारी टोटल इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। समझ में आया? तो मैक्सिमम जितना भी तुम्हारे पास बैलेंस GTI था उतने ही एक्सटेंड तक तुमको तुम्हारा चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा, जो कितना था? 30। तो 30 में से 45 तुम नहीं ले पाओगे, 30 में से 30 ले लो, बाकी का 15 तुम्हारा वेस्ट हो गया, बराबर है ना। सॉरी, ये तो अच्छी बात नहीं। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लोग बोलते ही है ना, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। क्यों? कि भाई अगर तेरे को पता ही है कि ज़्यादा तूने इन्वेस्ट किया है और तेरी इतनी सारी इनकम है ही नहीं, तो उसका तेरे को आगे जाके हम कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। समझ में आ रहा है? तो अब 30,000 तो पूरा गायब हो गया, तो तेरी टोटल इनकम कितनी आ गई? नील। लेकिन उसमें तेरे को LTCG और विनिंग्स तो दिखानी पड़ेगी ना। तो अब जाके तेरी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 85,000 आएगी। अगर तेरे को 70 आया था ना तो गलत था, 85,000 तेरी टोटल इनकम होना चाहिए। ये एक कैच था इस क्वेश्चन के अंदर, समझे? अब तुमको इधर टोटल इनकम पे टैक्स भी कैलकुलेट करवाया जाएगा, मैं करवा के दूंगा, बराबर है। तो इस क्वेश्चन का पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन कर लेंगे ना तो मजा आएगा। करे? करवाऊं के कर लोगे? करवा दो? तुम बोलो, करवा दो? चलो मैं ही करवाता हूं। बोलो, SSC का नाम क्या है? मिस्टर श्रीवत्सन ना? हम्म। श्रीवत्सन, जो कि इंडिविजुअल है,
और रेसिडेंट बोला है तो कुछ नहीं तो ROR ही होगा, बराबर है। पैन डैश उसका प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कंप्यूटेशन कर रहे हो क्या, टोटल इनकम का। ठीक है, चलो बेटा, पर्टिकुलर्स रुपीस का 2 कॉलम, फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, बाकी का जो भी वर्किंग करोगे वो पहले कॉलम में करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ब्रैकेट में लिखने का कॉम्प्यूटेड, कितना था, 2,20,000 था ना, तो इनर कॉलम में लिखने का 2,20,000। अच्छा, इसमें से तुमने कुछ माइनस किया, अगर याद आता है तो क्या माइनस किया था रे? इसमें से तुम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लाके सेट ऑफ लगा रहे हो, तो इंटर हेड सेट ऑफ कर रहे हो ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सैलरी हेड में से सेट ऑफ कर रहे हो, तो बोलने का लेस इंटर हेड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अंडर सेक्शन 71 में इंटर हेड सेट ऑफ होता है। टू दी एक्सटेंट नहीं भाई, पूरा का पूरा हो जा रहा है, बराबर है ना। अगर कम हो रहा होता तो लिखते टू दी एक्सटेंट, पूरा 190 सेट ऑफ मारो। अब तुम्हारे पास सैलरी बचेगी, लेकिन वो सैलरी में से दूसरा कोई लॉस सेट ऑफ बेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो वो सैलरी को पूरा का पूरा आउटर कॉलम में लिख लें। फिर दूसरा हेड तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस हेड की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, नील लिखने का, लेकिन उसमें लॉस था फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो तुमने क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, एडजस्टेड अंडर सेक्शन 71 फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। 1,90,000 का लॉस था और पूरा 190 ऊपर लेके चले गए थे, उसको तुमने सेट ऑफ कर दिया था। अब तुम्हारे पास इस साल कोई भी लॉस भी नहीं बचा है, जो या तो दूसरे किसी हेड में क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए, या कैरी फॉरवर्ड हो जाए, बराबर है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड खत्म। फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगला हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्या तुम्हारे पास बिजनेस प्रोफेशन था इस बार कुछ, चेक करो। क्लॉथ बिजनेस है और उसमें स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, सॉरी स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, तो ऐसा करने का, इसमें लिखने का इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 30,000। अब तुम हेड के अंदर ही एक सोर्स की इनकम दूसरे सोर्स से क्या कर रहे हो, सेट ऑफ, तो उसको क्या बोलने का, लेस इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स सेट ऑफ ऑफ लॉस
फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस अंडर सेक्शन 70 टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 ही करोगे। बराबर से दिख रहा। तो अब यहां पे टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, नील आ जाएगी। ठीक है। या फिर कोई कोई लोग इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा 2,10,000 रुपया लिख देंगे, सॉरी 2 लाख पूरा 40,000 लिख देंगे और नीचे 2,10,000 आएगा। बराबर। और वो 2,10,000 बाद में सेट ऑफ हो रहा है कहाँ से, कैपिटल गेन में से। बराबर है ना, वैसा भी लिख सकते हो। तो अपन एक काम करते वैसा ही लिख देते। चलो इधर है ना, इधर अपन 2,10,000 रुपया लिख देते हैं, क्योंकि अपन बाद में ये 2,10,000 2,40,000 लिख देते हैं, क्योंकि अपन 2,10,000 जो बचेगा उसको कहाँ से, कैपिटल गेन में से भी सेट ऑफ कर रहे हैं ना। तो ये भी यहीं पे दिखा देंगे कि भाई उसको हम लोग कैपिटल गेन में ले जा रहे हैं और वहां से सेट ऑफ। तो हम लोग को अलग से कोई नोट बोर्ड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बराबर से। तो ये 2,40,000 इधर से आया, तो ये आ गया 2,10,000 बोलने का बैलेंस लॉस। ये टू दी एक्सटेंट ऑफ नहीं, अंडर सेक्शन 70, बस 2,40,000 खाली इतना लिखो। तो अब यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस हेड आ गया नील, और यहाँ पे 2,10,000, और इसको बोलोगे बैलेंस लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस, और इसमें बोलने का लेस एडजस्टेड अंडर सेक्शन 71 फ्रॉम LTCG। कितना एडजस्ट हो गया, 2,10,000 पूरा एडजस्ट हो गया। तो अब अपने पास कोई लॉस भी नहीं बचा यहाँ पे, और टैक्सेबल इनकम भी नहीं बची। बराबर है ना। और कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है अपने पास, यस, वो भी मेरे को यहीं पे दिखा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। कितना था वो बेटा, 20,000। तो इधर लिख दूंगा 20,000 और नीचे डबल अंडरलाइन, और लिखूंगा टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 73A। उसका कोई सेट ऑफ फिट ऑफ नहीं होने वाला है। बराबर है। तो तुम्हारा ये PGBP हेड का ये जो कैलकुलेशन था ना, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था, बाकी पूरा क्वेश्चन ही इजी है। ठीक है। चलो इधर ये आ गया। अब तुम्हारे पास इनकम कौन से हेड की, कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स हेड के अंदर तेरे पास कौन सा है, LTCG है, सेल ऑफ अर्बन लैंड। कितना, 2,50,000। और उसमें से अब तू लेस करेगा, जो ऊपर से जो बिजनेस हेड में से लेस कर लिया था ना तूने वहां पे 2,10,000 का लॉस, वो 2,10,000 अब तू यहाँ पे लेके आ जाएगा। लेस इंटर हेड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस अंडर सेक्शन 71, 2,10,000। अब तेरा 40 का कैपिटल गेन बचा, उसमें से कुछ सेट ऑफ नहीं होने वाला है, तो 40 सीधा आउटर कॉलम। अच्छा, अगर मान लो कि अभी तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म लॉस वगैरह होता या शॉर्ट टर्म लॉस वगैरह होता, तो पहले वो यहाँ से सेट ऑफ लगता,
फिर जो गेन बचता उसमें से तुम क्या करते, बिजनेस लॉस का सेट ऑफ करते, क्योंकि हेड का लॉस पहले एडजस्ट हो जाना चाहिए भाई, हेड के अंदर का। फिर उसके बाद दूसरे हेड का लॉस आके तुम्हारी इस इनकम में से अगर सेट ऑफ हो सकता है तो फिर आके वो सेट ऑफ लगाने का। समझ में आ रहा है? चलो, अब कैपिटल गेन्स खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सा है? इनकम फ्रॉम बेटिंग, विनिंग्स इनकम है। और ब्रैकेट में लिख लेने का इनकम फ्रॉम बेटिंग। ना कोई लॉस यहां से सेट ऑफ हो सकता है, ना ऐसी ही एक्टिविटी का दूसरा कोई लॉस इसमें से भी सेट ऑफ हो सकता है। तो सीधा जाके 45,000 आउटर कॉलम में डाल दो, तुम्हारा IFO इसका टोटल ही ये 45 आएगा, बराबर। और तुम इधर ही ब्रैकेट में नीचे क्या लिख दोगे? लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स 32,000 है ना, तो तुम यहाँ पे लिख दो लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स 32,000 इनर कॉलम में लिख के नीचे डबल अंडरलाइन मार दो और यहाँ पे लिख लो टू बी इग्नोर्ड, दैट इज not allowed to be set off और कैरीड फॉरवर्ड। इसको अपन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास है ना, देखो ये दो चीज़ें दिख के आएगी अलग से। एक तो ये 20,000 रुपये का स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अलग से दिख के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। और एक तुम्हारा ये लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये अलग से दिख के आ जाएगा तुमको, ठीक है। अब तुम अदर सोर्सेस कर लिए। अब एक काम करो, टोटल करो। टोटल वाले कॉलम को टोटल करो और सामने क्या लिखो? ग्रॉस टोटल इनकम। देखो यहाँ तक का कैलकुलेशन अगर सही से हो गया ना, तो आगे का कैलकुलेशन में कोई हाथी घोड़ा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सावधान रहना बस, लेकिन मेन कैलकुलेशन जो था ये यही था। इस तरीके से तुम्हारा पूरा आंसर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज 19-20 हो सकता है, चलता है, बराबर है, लेकिन मेजरली तुम्हारा सोल्यूशन इस तरीके से दिखना चाहिए। कर पाओगे? चलो, अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं क्या करूँगा पता है? लेस करूँगा। सबसे पहला काम मेरे को लेस करना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम में से। क्या लेस करूँगा पता है? इधर से तो एक LTCG जो क्या था, ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड अंडर सेक्शन 112 ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड, वो पहले मैं 40,000 यहाँ से माइनस कर लूँगा। मेरी GTI में वो नहीं दिखेगा। चैप्टर 6 का डिडक्शन लेने पहले मेरे को GTI में से उसको अलग करना पड़ेगा और पूरा अमाउंट जाके टोटल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेस मेरे को ये वाली जो इनकम थी मेरी, कौन सी वाली? विनिंग्स इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम बेटिंग, वो भी मेरे को क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं विनिंग्स इनकम भी माइनस कर देता हूँ 45,000। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सबको समझ में आया क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बैलेंस GTI कितना बचेगा वो बताओ। बैलेंस ग्रॉस टोटल इनकम बचेगा 30,000। अब जो तुम चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस करोगे ना, वो तुम इसमें से माइनस करते हो अंडर चैप्टर 6A। इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन देखना। 6A में तुम्हारे पास सेक्शन 80C का इकलौता डिडक्शन है, क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? 45,000। अब ATC की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ATC का डिडक्शन नहीं मिलता है।
तो 80C की लिमिट होती है 1.5 लाख। तो पहले तुमको देखना है कि कहीं ये 1.5 लाख से तो ज़्यादा नहीं जा रहा है, बराबर। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी अमाउंट था वो, और तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट जो तुमको अंडर सेक्शन 80C अलाउ किया जाता है वो 1.5 लाख रुपये अलाउ किया जाता है। तो या तो 45,000 या तो 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। तो जो तुमको डिडक्शन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80C वो 45,000 ही मिलने वाला है। पूरा 45 क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब जो ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हो वो तुम्हारी बैलेंस जीटीआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सुनो, खाली 80C नहीं, 80D भी हो सकता था, 80G भी हो सकता था। फिर मैं क्या करता, सारे डिडक्शंस का टोटल करता, वो टोटल तुम्हारी बैलेंस जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं अगर टोटल करूँगा इधर तो टोटल भी तो इतना ही आने वाला है ना यार, समझे। तो मैं डायरेक्टली इसी को बैलेंस जीटीआई के साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन मेरे को मिलने वाला है ये मेरी बैलेंस जीटीआई कितनी थी, 30,000, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसको विच एवर इज लोअर करूँ और यहाँ पे मैं 30,000 रुपया आउटर कॉलम में जाके लिखूंगा और मैं बोलूँगा कि मेरा 80C का मतलब चैप्टर 6 से में जो मिलने वाला टोटल डिडक्शन है 80C ही था और वो कितना मिल रहा है, 30,000। तो 30 में से 30 माइनस किया तो अब बैलेंस जीटीआई आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कितना आया, नील आया। यही देखा जाए तो टोटल इनकम होनी चाहिए, लेकिन मैंने मेरे जो लॉन्ग टर्म गेन को और विनिंग्स को हटा दिया था वो भी तो मेरे को पूरा टोटल इनकम में दिखाना पड़ेगा ना यार। उसको क्यों हटाया था, क्योंकि वहाँ से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करूँगा गाँव वालों, बोलो जल्दी। ये जो LTCG और विनिंग्स था ना, ये दोनों अमाउंट जो मैंने माइनस किया था इसको जाके दोनों को ऐड कर लूँगा। तो कॉपी और फेवरेट काम पेस्ट, ब्रैकेट में नहीं दिखाने का अमाउंट्स को क्योंकि अमाउंट्स अब प्लस होने वाला है, ठीक है। तो अब नील में 40 ऐड करो और 45 ऐड करो, तुमको आएगा 85,000। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, यही है तुम्हारी टोटल इनकम। 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, सोच लो, खाली इतना करने के लिए 10 मार्क। तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आते हो एग्जाम में तो कैसी जान जलती है, देख लो, कर पाओगे। अब उसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता कि टोटल इनकम तो कैलकुलेट करो प्लस अब टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करके दो। देखो मैं कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से देखो। देखो तुम्हारे पास टोटल इनकम कितनी है। पहली बात तो 85,000 की टोटल इनकम आ रही है, बराबर है। सबसे पहले वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो बोलेंगे कि टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से कम है तो कोई टैक्स नहीं आएगा, तो उनको बोलने का रेस्ट इन पीस भाई साहब, ठीक है, रेस्ट इन पीस। तो कोई टैक्स कैसे नहीं आएगा भाई। तुम्हारी ये टोटल इनकम के तुम 3 टुकड़े कर सकते हो क्या, 3 टुकड़े करने हैं। क्योंकि ये टोटल इनकम में तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो इसके अंदर कुछ विनिंग्स छुपी हुई है, कितने की, 45,000 की। ये टोटल इनकम के अंदर कुछ LTCG छुपा हुआ है अंडर सेक्शन 112 वाला, सेल ऑफ अर्बन लैंड वाला, बराबर है ना। अब कुछ नहीं बोला है तो यही मान के चलेंगे कि ये विनिंग्स जो है वो जो टैक्सेबल होती है क्या रेट पे, विनिंग्स जो है वो अंडर सेक्शन 115 BB वाली है, टैक्सेबल एट 30% वाली है। और ये जो LTCG है 112 वाला जो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 20% वाला है, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना 40,000 का अपने पास है। फिर यहाँ पे तुमने एक चीज़ मिस कर दी कि भाई अगर तुमने ये 2 इनकम ली तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो बैलेंस टोटल इनकम है वो नील है, नील। तो तुमको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो सर इसमें क्या वो तो मालूम ही है। तो पागल,
तेरे पास बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की मिलती है तेरे को, याद कर। तो तुझे नहीं लगता है कि पूरी की पूरी 2.5 लाख रुपए की अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट यहाँ पे जो कि त्यों रह जाएगी? और ऊपर है ना, रेसिडेंट शब्द इसीलिए वापरा गया है। श्रीवत्सन जो कि एक इंडिविजुअल है, जो कि एक रेसिडेंट है, वो इस साल टैक्स पे करने के लिए लायबल था ही नहीं, क्योंकि उसकी टोटल इनकम, बैलेंस टोटल इनकम ही बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंदर है। पूरी की पूरी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जामिशन लिमिट उसकी क्या पड़ी है? अनएग्जॉस्टेड पड़ी है। एंड उसको बेचारे को टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि उसके टोटल इनकम के अंदर विनिंग्स है और एलटीसीजी है, इसकी वजह से उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो तुमको जब कैपिटल गेन पढ़ाया था तब बोला था कि ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट है ये तुम एडजस्ट कर सकते हो खाली 3 इनकम्स में से। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला होगा, वहां से एडजस्ट कर सकते हो। एलटीसीजी 112 या फिर एलटीसीजी 112A वाला होगा तो वहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या एलटीसीजी है, करो वहां से एडजस्ट बिंदास। अब तुम वहां पे 20% मान के चलो या 12.5% मान के चलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो लोग ने वहां पे ट्रांसफर की डेट वेट कुछ नहीं बताई, इसीलिए बोला नहीं कि ये विथ इंडेक्सेशन है या विदाउट इंडेक्सेशन वाला कैपिटल गेन है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूं? अगर तुमने इसको 12.5% भी माना होता ना तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी की पूरी बेसिक एग्जामिशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड पड़ी है। उसमें से 45,000 तुम यहाँ 40,000 तुम यहाँ से क्या कर सकते थे? एडजस्ट कर सकते थे। तो इस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का तुम क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे एज पर सेक्शन 112 अलाउड है ये, बराबर है ना? तो 112 में ही बोला है कि तुम्हारे पूरे लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स मत भरो, लेकिन उस लॉन्ग टर्म गेन पे अगर तुम्हारा कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट था, वो एडजस्ट करने के बाद जो लॉन्ग टर्म गेन बचेगा उस पर टैक्स भरो, 20% या 12.5%, वॉट, ठीक है। लेकिन ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या रेसिडेंट एचयूएफ हो, जो क्वेश्चन में है एसएससी। तो अपने को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट इधर से क्या हो गई? सेट ऑफ हो गई। अब जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो नील आएगा। अब नील का अगर तुम 20% निकालोगे तो यहाँ पे तुमको टैक्स जो आएगा ना लॉन्ग टर्म गेन का, वो नील ही आएगा। अभी भी तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे एडजस्टमेंट करने के बाद, अभी भी तुम्हारे पास 40,000 यहाँ से माइनस कर दिया तो अभी भी तेरे पास 2,10,000 रुपये का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट पड़ा है। अब ये क्या कर देना? इग्नोर कर देना। गलती से भी अगर इसको तुमने विनिंग्स में से सेट ऑफ लगाया, एडजस्ट किया तो मरोगे, तो ये इग्नोर हो जाएगा। मतलब ये जो तेरी बैलेंस टोटल इनकम वाला पार्ट है, यहाँ पे जो तेरा टैक्स आएगा वो तो नील ही आने वाला है, क्योंकि वो तो जीरो ही था। यहाँ पे भी टैक्स नील हो गया, यहाँ पे भी टैक्स नील हो गया। अब तेरे को खाली 45,000 का कितना लगाना है? 30%, जो कितना आएगा? 45,000 इंटू 30% विल गिव यू 13,500। तो यहाँ पे तेरा टैक्स आ जाएगा 13,500। कितना आ रहा था कपूर तेरे को? 18,500, 21,500। प्रेरणा को आ रहा है 18,500। प्रणव को मैंने रोक लिया, नहीं तो वो भी ये लिस्ट में शामिल हो जाता। चलो, तब इन सब टैक्सेस को क्या करोगे? ऐड करोगे। देयरफॉर टैक्स ऑन टोटल इनकम इज इक्वल टू 13,500 प्लस नील प्लस नील। तो अब तुम्हारा टोटल टैक्स आ जाएगा 13,500। अब तुम्हें नहीं लगता है कि तुमको रिबेट भी मिलनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम तो कितनी है देख लो। टोटल इनकम 5 लाख रुपए से तो कम है। तो अगर तुम एक रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो भाई तुमको रिबेट भी मिलता है। लेकिन सर ये सारा टैक्स विनिंग्स वाला है। कहाँ बोला था कि विनिंग्स वाला टैक्स रिबेट में नहीं मिलेगा? कहाँ बोला था? तुम्हारा जितना भी टैक्स लायबिलिटी है उसमें से खाली लॉन्ग टर्म गेन 112A वाला होता है, वो तुमको रिबेट में नहीं मिलता है। बाकी तो सारा टैक्स तुम रिबेट में ले सकते हो, चाहे वो विनिंग्स का ही क्यों ना हो। तो अब तुमको यहाँ पे रिबेट तो मिलेगी ही मिलेगी। कितनी मिलेगी बताओ? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो तुम या तो सारा का सारा 13,500 टैक्स तुम रिबेट में ले सकते हो, या फिर मैक्सिमम अमाउंट 12,500, इन दोनों में जो भी लोअर अमाउंट है।
तो बताओ लोअर कितना आएगा, 12,500 ही आएगा। तो अब इफेक्टिवली देखा जाए तो तेरे को तो तेरा टैक्स खाली 1,000 भरना है। ये है तेरा टैक्स ऑन टोटल इनकम आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और सुनो, इसमें अब तुमको दहेज ऐड करना पड़ेगा। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इसका 4% 40 रुपये आएगा। नसीब अच्छा है कि ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में है। होता तो नहीं होता तो राउंड ऑफ करना पड़ता। गलत 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 गलत, इधर तो राउंडिंग ऑफ का बात भी मत करो। राउंडिंग ऑफ ये नहीं होता है। राउंडिंग ऑफ तुम्हारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो, क्योंकि अभी भी तेरे को फाइनल टैक्स नहीं आया है। ये जो आया है ये तेरी है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। बराबर कितनी आई, 1040। और तुझे नहीं लगता है तेरी विनिंग्स 45,000 10,000 रुपये से ज़्यादा है? तो वहाँ पे TDS भी कटा होगा अंडर सेक्शन 194B। तो 13,500 जो तूने टैक्स निकाला ना, वो पूरा 13,500 TDS बोल के कट गया था। और तेरे पास 45,000 की विनिंग्स नहीं आई थी, तेरे पास 45,000 में से TDS माइनस करके विनिंग्स आई होगी। लेकिन दिखाया है, देख लो वहां पे ग्रॉस ही। TDS BDS का कोई उच्चारण ही नहीं किया है कि तुमको साला हिंट मिले कुछ ऐसा। ठीक है, तो फिर यहां से क्या करोगे, लेस TDS ऑन विनिंग्स। तो जो तुम्हारा 45,000 रुपये का ग्रॉस अमाउंट था, मान के चलेंगे उसी 45,000 रुपये पे 30% TDS कट गया था, तो वो था 13,500। अब 13,000 में से 1,000 कम हो गया तो 12,500 बचा। और 12,500 में से 40 रुपये और कम हो गया, मतलब 13,500 माइनस 1040, तो तेरे पास 12,460 रुपया पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। ये है तेरा रिफंड ड्यू। यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ, तो व्हाट इज द टैक्स पेएबल फॉर दिस ईयर? 0। इस साल रिफंड आएगा तुमको इनकम टैक्स का इतना। और सोचो कि अगर ये क्वेश्चन ये लोग ने 10 मार्क का दिया ना, तो पूरा एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरीके से। देखो नसीब, देखो तुम्हारा कितना अच्छा है कि वो 10 मार्क के लिए खाली इतना ही पूछ रहे, इधर तक ही पूछ रहे। टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे। अगर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन पूछा हो तो पूरा चक्कर रेडी घूमर रेडी सब घूम जाते हैं एग्जाम में। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुमको ये सारी चीजें बताऊं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, और उसमें लिख लो, उस वहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाजू में ही लिख लो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। और वो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन आई होप तुमने ये कॉपी कर लिया होगा पूरा मेरे साथ साथ। डन? चलो वेरी गुड। अब आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी मैंने IMP मार्क करवाया था कल ही। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। रजत submits following information for the financial year ending on 31st March 2025. He decides to pay tax under the default tax regime. सर ने बोला था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलता है। याद करो, बोला था ना, हेड के अंदर नहीं मिलता, ऐसा नहीं बोला था। दूसरे हेड की इनकम में से जो 2 लाख तक मिल सकता है ना, वो नहीं मिलेगा, ऐसा बोला था। सो इवन इफ तुम 115 BSC फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से अंडर द सेम हेड तुम सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, अगर यहां पे लॉस बच गया तो अब वो लॉस दूसरे हेड में से 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता था ना, वो नहीं होगा, और ना उसका कोई कैरी फॉरवर्ड होगा। बराबर है? ये बहुत अच्छे से वो लोग खेलेंगे तुम्हारे साथ एग्जाम में, ध्यान से।
बराबर। इंटर सोर्स मिलेगा, इंटर हेड नहीं मिलेगा, बात खत्म, बराबर। चलो, तो क्या ये 30,000 पूरा का पूरा यहाँ से एडजस्ट कर लूँ? यस। तो अब मेरे पास 42,000 रुपीज़ का हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम आ गया है। तो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी 42 है। फिर अब उसके पास 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस है, 3 बिजनेस है, एक टेक्सटाइल है, दूसरा केमिकल है, तीसरा लेदर बिजनेस है। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस उसने इसी साल अक्टूबर 2024 में बंद किया है और इस साल का टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस दिख रहा है 40,000। मेरे को पहले ये बताओ, क्या ये करंट ईयर का लॉस है? हाँ, तो ये पहले सेट ऑफ होगा कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स बिजनेस लॉसेस। तो पहली प्रायोरिटी मेरे को इसको देनी है, इस लॉस को पहले मैं सेट ऑफ करूंगा, बराबर। फिर दूसरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अच्छा देखो, उसी टेक्सटाइल बिजनेस का पुराने वाले ईयर का बिजनेस लॉस है। अब वो कौन से असेसमेंट ईयर का है, चेक करो, 20-21, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 का लॉस है वो। अच्छा, 19-20 का लॉस 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 फिफ्थ ईयर में कैरी फॉरवर्ड होके आया है। 4 साल ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो गया है, फिफ्थ ईयर में कैरी फॉरवर्ड होके आया है, अब और 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, बराबर है ना। तो ये इतना पुराना लॉस है, 4 साल पुराना लॉस है, 5वें साल में आया है। फिर तुम्हारे पास केमिकल बिजनेस है। केमिकल बिजनेस तो तुमने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, मार्च 2022 में ही बंद कर दिया था, बराबर। तो इस साल उसका कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, क्योंकि इस साल यह बिजनेस ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के कुछ बैड डेब्ट्स तुमको पहले अलाउ हुए थे, वो बैड डेब्ट्स की रिकवरी तुम आज कर रहे हो। याद करो, सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 में बोला था, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ एनी बिजनेस विल ऑलवेज बी डीम टू बी योर पीजीबीपी इनकम, अगर वो बैड डेब्ट्स पहले अलाउ हो चुके थे तुमको। अब भले ही वो बैड डेब्ट्स उस बिजनेस के क्यों ना हो जो बिजनेस इस साल रिकवरी वाले ईयर में तुम कंटिन्यू नहीं किए हो, भले वो बिजनेस बंद हो गया है, फिर भी वो बिजनेस का जो बैड डेब्ट रिकवरी है वो इस साल तुमको डीम पीजीबीपी बनके टैक्सेबल होगा। तो अब तेरे पास है ना, पीजीबीपी हेड में एक इनकम आ गई, ये है तेरी बिजनेस इनकम इस साल की, पहली इनकम, बिजनेस इनकम। फिर देखो, तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, इसी केमिकल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। कौन से असेसमेंट ईयर का? 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 का लॉस है। तो मेरे को बताओ, प्रीवियस ईयर 20-21 का लॉस, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, 3 साल पुराना लॉस है, अभी चौथे साल में आया है। 3 साल पुराना लॉस पहले सेट ऑफ करोगे कि 4 साल पुराना लॉस पहले सेट ऑफ करोगे? 4 साल पुराना लॉस पहले लैप्स हो जाएगा ना यार, तो उसको पहले सेट ऑफ की प्रायोरिटी देनी है, बराबर है ना। तो अब प्रायोरिटी नंबर 2 इसको दूंगा और फिर प्रायोरिटी नंबर 3 इसको जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है जिंदगी में तुम्हारी? फिर तुम्हारे पास लेदर बिजनेस है। चलो, नसीब से कोई बिजनेस तुमको प्रॉफिट कमा के दिया, नहीं तो तुम्हारा नसीब देखो कितना खराब है। जिस बिजनेस में हाथ डाल रहे थे उसमें लॉस ही हो रहा था, और लेदर बिजनेस इस साल तुमको अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा, तो अब तुम्हारे पास इस साल बिजनेस की 2 इनकम्स है, और ये दोनों बिजनेस इनकम नॉर्मल बिजनेस इनकम है, बराबर है ना। तो सुनो, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, चौथा बिजनेस भी एक कर रहे हो, 3 तो तुम्हारे प्रोप्राइटरी बिजनेस थे और चौथा तुम पार्टनरशिप बिजनेस भी कर रहे हो, और वो पार्टनरशिप बिजनेस से तुमको तुम्हारे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तुमको नहीं लगता वो प्रॉफिट में फॉर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा? और जो टैक्स फॉर्म ने भरा है जिस प्रॉफिट पे, वही प्रॉफिट में से तुमको तुम्हारा शेयर मिला। तुमको नहीं लगता ये 16,550 तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है? ये तुमको 10(2)(a) में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाने वाली इनकम है। ऐसा मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है पहले, याद करो। धुंधला धुंधला याद आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। चुपचाप से 35,000 को क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, क्योंकि इसका सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गेन में से ही हो सकता है, तुम्हारा इसका सेट ऑफ शॉर्ट टर्म गेन में से नहीं पॉसिबल है। तो इस साल तेरे पास ये शॉर्ट टर्म गेन है। अच्छा, क्या ये शॉर्ट टर्म गेन ट्रिपल होने वाला है? ऐसा बोला है तेरे को? तो जब तक ना बोला जाए तब तक 1.5 आना नहीं बनने का। ये शॉर्ट टर्म गेन तेरा नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होता है, बराबर है। फिर बोला कंट्रीब्यूशन टू LIC, वो तेरे को ATC में उसका डिडक्शन मिल जाता है।
देखा जाए तो ये क्वेश्चन ने डराने की कोशिश की, लेकिन डर लगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अब मेरे को इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी पता है कि कुछ है ही नहीं, नील। इस क्वेश्चन में मेरे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है 42,000 और यहाँ से कोई लॉस बॉस का सेटअप वेटअप नहीं हो रहा है। फिर मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सुनो, ये जो बिजनेस और प्रोफेशन हेड है ना, पूरे क्वेश्चन का चार्म यही है, क्योंकि यहीं पे जो भी है लोचा वो बस यहीं पे। तो अब तुमको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर का पूरा सेटअप अच्छे से कर लेना है, बराबर है। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले तो मैं 1 लाख रुपया इस साल जो लेदर बिजनेस से कमाया हूँ वो लूँगा। फिर मैं 35,000 रुपया मेरा बैड डेब्ट्स का रिकवरी है वो ले लूँगा। तो मेरे को जो इस साल की टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ रही है वो 1,35,000 आ रही है। अब इस साल पुराने वाले लॉस को पहले सेट ऑफ करूँ कि पहले इस साल का कोई लॉस होगा उसको सेट ऑफ करूँ? पहले इस साल का कोई बिजनेस लॉस है, देखो है, इस साल का बिजनेस लॉस 40,000 है, उसको पहले मैं सेट ऑफ करूँगा। अच्छा, इसको सेट ऑफ करने के बाद अब तेरे पास कितना बचा? 95,000 बचा। तो राजा सुन, अब सुन, इसमें से है ना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पहले एडजस्ट नहीं करने का। अब देख कि करंट ईयर के दूसरे किसी हेड का लॉस है क्या। तो तूने अभी क्या किया, फिलहाल के लिए तूने हेड के अंदर का बिजनेस लॉस इसमें से सेट ऑफ मारा है इस साल का। तो अभी भी है ना तेरे को ये देखना पड़ेगा कि इस साल का दूसरे किसी हेड का क्या कोई लॉस है जो इसमें से अभी सेट ऑफ हो सकता है। तो पहले वो करने का है, समझ में आ रहा है? पहले करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने का, चाहे वो हेड के अंदर हो या दूसरे हेड के लॉसेस हो जो इस इनकम में से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो इस साल के लॉस का, हेड के अंदर के लॉस का तो तूने सेट ऑफ लगा लिया। अब दूसरा कोई हेड का लॉस है ही नहीं जो इसमें से सेट ऑफ हो रहा हो। अब तेरे पास मौका है पुराने वाले बिजनेस लॉस को यहां पे लाके सेट ऑफ करने का, बराबर। तो अब बता, तेरा पुराने वाले बिजनेस का लॉस, एक लॉस है 4 साल पुराना और दूसरा है 3 साल पुराना, कौन सा पहले सेट ऑफ मारेगा? 4 साल पुराना पहले सेट ऑफ मारेगा, बराबर है, क्योंकि वो पहले लैप्स हो जाएगा। तो 95, नसीब देखो, देखो तुम्हारा नसीब, 95 का लॉस था और 95 ही तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो पूरा का पूरा 95,000 वो जो तुम्हारा केमिकल नहीं, तुम्हारा टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है ना, ये वाला, ये तुम ला के सेट ऑफ लगा लोगे। तो अब तेरे पास अगर कोई बिजनेस इनकम बची ही नहीं तो तू बोल सकता है कि ये 40 गया, ये 95 गया, ये अभी भी खड़ा है ऐसे के ऐसा, और अब ये इस साल के किसी भी इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा। अब ये तीसरे साल सेट ऑफ होके आया था, कैरी फॉरवर्ड होके आया था, अब ये चौथे साल कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बराबर है। बढ़ जाओ आगे, तो इसका आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो तेरा पीजीबीपी हेड का टोटल कितना आ गया? नील आ गया यार, सीट। अब तेरे को कैपिटल गेन हेड देखना है ना, तो कैपिटल गेन हेड में इकलौती एक की इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने की? 60,000 की, वही डाल देने की है। और तेरे पास जो लॉस था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, उसका तू क्या कर देगा? कैरी फॉरवर्ड कर देगा। फिर तेरे पास आईएफओएस हेड में कुछ इनकम है क्या? नहीं है। तो अब तू एक काम कर बेटा, टोटल कर ले, नील प्लस 42 प्लस नील प्लस 60, तेरे पास 1,02,000 आएगा, बराबर है। और तेरे पास LIC प्रीमियम जो तूने भरा है उसका ATC में डिडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? GTI में सारी की सारी इनकम नॉर्मल है। ए प्रणव, इधर देख पगलू, तूने खाली GTI कैलकुलेट करके दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करेगा रे? ओ प्रणव, वो भूल गया ना, इसीलिए मैंने बोला कि 1,02,000 आ रहा है कि 92 आ रहा है। ठीक है, 1,02,000 तेरे को GTI कैलकुलेट करने के लिए बोला था क्या, कि टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला? टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए GTI में से चैप्टर 6 का तो डिडक्शन लेना पड़ेगा ना। तो तेरे पास चैप्टर 6 में क्या है? ATC का डिडक्शन। मालूम मालूम मालूम, मेरे को मालूम तू क्या बोल रहा है, मेरे को सब पता है, सब पता है। तो सर ATC का तो पिछली बार अपने डिडक्शन दिलवाया भी था। तो बहुत लोग क्या करेंगे पता है, इधर से वो 10,000 रुपये का ATC का डिडक्शन है ना, लिया, मतलब पूरा क्वेश्चन देखो कितना कॉन्फिडेंटली अच्छे से सॉल्व किया, सब कुछ बराबर से हुआ, लेकिन तुमने जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में हाईलाइट की थी ना, वही इन्फॉर्मेशन को तुम भूल गए। कि जब तुम 115 BSc फॉलो कर रहे हो राजा, तो तुमको बोला हुआ है कि चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये तुम क्यों ले रहे हो? तो तुमने यहाँ पे ATC लिख के टिक भी लगाया ना, वो भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ATC हाथ आया मुंह ना लगा, तो इसको बोलेंगे ATC में इसका तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं ले सकते हो अगर तुम 115 BSc फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे अब तेरा GTI आ गया इतना,
इसमें से अगर तू चैप्टर 6 का डिडक्शन बोलेगा तो नील आ जाएगा, तो अल्टीमेटली तेरी टोटल इनकम भी 1,02,000 ही आएगी। हाँ, अगर ऐसा बोला होता वो लोग ने कि तुम 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे हो बराबर, तो वो 10,000 तेरा यहां से माइनस हो जाता और तेरा टोटल इनकम 92 आ जाता बराबर। 6 बढ़ेंगे आगे। चलो वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मिस गीता, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। सैलरी मिल रही है एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म 7.5 लाख, द सेम वॉज अलाउड टू द फॉर्म। सर सैलरी मिली है मतलब ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। दरिया में है ना, तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुमको डाल के आ जाऊंगा अगर इसको तुमने सैलरी हेड की इनकम बोला तो। पीजीबीपी है रे पागल, स्पेसिफिक चार्ज बोला था कि नहीं। तो जितना भी पार्टनरशिप फर्म को रेम्यूनरेशन तुम्हारा या सैलरी तुम्हारा जितना भी फर्म को अलाउ हो गया, उतना अमाउंट अब तुम्हारे लिए पीजीबीपी बन के टैक्सेबल होगा। स्पेसिफिक चार्ज है पीजीबीपी हेड में। तो ये तेरी है कौन सी इनकम, बिजनेस इनकम। कितनी है, 7.5 लाख रुपया। पूरा 7.5 लाख तेरे को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 28, स्पेसिफिक चार्ज है। ठीक है। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्यों नहीं गई, कोई कोई लोगों को थोड़ा शक होगा तो बोल देने का एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, चलो आगे। शेयर्स को बेच के लॉन्ग टर्म लॉस आया, ले 3 लाख का, तो क्या वो लैंड के लॉन्ग टर्म गेन में से एडजस्ट हो सकता है, बिंदास। तो 3 लाख रुपया गायब, और ये 5 लाख रुपया अब कितना बचेगा, 2 लाख रुपया बचेगा इसमें से। लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन में से एडजस्ट कर लो। 51,000 रुपये का चांदला आया है। ओहो, एक पार्टी में गए थे उसमें, और कौन दिया है, कैश में दिया है दोस्तों ने, मतलब नॉन रिलेटिव से गिफ्ट आया 51,000। द अमाउंट इज मोर देन 50, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बराबर। रिलेटिव से आया है, रिलेटिव से आया होता तो टैक्सेबल नहीं होता, नॉन रिलेटिव से आया बराबर है ना। चलो 55,000 तेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी तेरे को आईएफओएस में जाके क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24, 12.5 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस। 22-23 का लॉस था, 23-24 पहला साल, और 24-25 अपना साल, दूसरा साल। दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होकर आ सकता है, हाँ आया है, और 12.5 लाख रुपया ये लॉस है। तो ये लॉस अब तुम इस साल सिर्फ बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो। क्या इस साल तुम्हारे पास बिजनेस इनकम है, हाँ, तो 12.5 लाख रुपया कम होके 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7.5 के सामने ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब तेरा 7.5 भी क्या हो गया, नील हो गया। तो अब तेरे पास सैलरी हेड कितना है, नील। हाउस प्रॉपर्टी हेड कितना है, नील। पीजीबीपी हेड 7.5 था, लेकिन उसमें से 7.5 का लॉस सेट ऑफ हो गया, तो पीजीबीपी हेड भी हो गया नील। तेरे पास कैपिटल गेन हेड में खाली 2 लाख रुपया बचा है, और आईएफओएस हेड जो है उसमें तेरा 51 + 55 1,06,000 तेरे को आईएफओएस हेड की इनकम बराबर है। ये नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल है, और ये स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल होने वाली इनकम है। ये 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बराबर है ना। सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेच के जो लॉन्ग टर्म गेन है वो 112 में जाता है, तो ये 11, हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ व्हाट, लैंड, 112 वाला बराबर है। अगर हाँ शेयर्स को बेच के हुआ होता, एसटीटी पेड वाला होता, तो 112 में लेके जाते हैं, लेकिन ये अपना 112 वाला लॉन्ग टर्म गेन है, टैक्सेबल एट इधर 20% और 12.5%, एज द केस में भी डिपेंड करता है कब ट्रांसफर हुआ है। अब अगर तुमको बोला कि यहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी निकाल के दो, तो बहुत ईजी है। बाकी की जो तुम्हारी इनकम है वो कितनी है, 1,06,000 रुपये, अलग कर लो, वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर कवर हो जाएगी। तो कुछ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बचेगा, जो यहाँ पे 2 लाख में से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि तुम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, बोल दिया है क्वेश्चन में बराबर। तो 1 लाख जो तुम्हारा 6,000 रुपया क्या था, टोटल इनकम था, उसमें से तुम 2.5 लाख रुपया माइनस कर लो, तो कितना आएगा तुम्हारा बैलेंस, कितना बच रहा है, चेक करो, बताओ कितना, 1,06,000 2.5 लाख में से माइनस करो,
144 आएगा, 144 अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आएगा, वो जाके बाद में लॉन्ग टर्म गेन में से एडजस्ट हो जाता है। फिर तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन कितना बचता, 56,000। उसी पे खाली तुम्हारा 20% या 12.5% टैक्स आता, बराबर है ना। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से अगर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो तुम इस तरीके से करते। ठीक है, कर पाओगे? तो आज घर पे बैठ के जब इसका सॉल्यूशन करोगे ना, अच्छे से सॉल्यूशन निकालोगे, तो साथ में टैक्स का भी कैलकुलेशन कर लेना, बराबर। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, अब तुमको आ गया है वो। चलो 10 नंबर पे आ जाओ। 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। मिस्टर पी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। सैलरी इनकम कंप्यूट करके 18,000 दे दिए। नेट एनुअल वैल्यू दिया है हाउस प्रॉपर्टी का, थोड़े सावधान। अब वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देते ना कंप्यूट करके, तो अभी तक तो आदत ही हो गई थी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेके चल रहे थे। लेकिन ये एनएवी है, तो बहुत बच्चों ने इधर क्या लोचा मारा रहेगा, यही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले ली होगी। नहीं, देखो ये 70,000 में से तुमको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, -30% का स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर तुम 115 BSc फॉलो करते हो तो भी मिलता है, नहीं करते हो तो भी मिलता है, उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है ना। तो 70,000 इंटू 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 21,000 रुपया माइनस करोगे तो 49,000 अब तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन होता तो वो भी माइनस हो जाता, लेकिन नहीं है तो हमने उसको माइनस नहीं किया है, बराबर है। डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस 80,000 है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, देख रहे हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस इस बार तुमको इनकम दे रहा है, वाह। ऐसा नसीब लेके, अरे वाह माँ कसम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो रहा है। एक लॉस हो गया यार, रेस हॉर्सेस को मेंटेन करने वाला लॉस हो गया। अगर तेरे पास इस साल ऐसी कोई भी इनकम है, देख सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सट्टे में पड़ा तो देख नुकसान हो रहा है ना। सट्टा कर रहा है, उल्टे सीधे एक्टिविटीज कर रहा है, तो तेरे को नुकसान होगा। तो इसका इसका ये इंडिकेशन क्या है, भगवान बोलते हैं कि अच्छा काम करो, मेहनत से काम करो, मेहनत से काम करके पैसे कमाओ, तो पैसे आते हैं, गेन होता है। ये फालतू फालतू काम करोगे ना, तुम टीम बना लो, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ तो रोहित शर्मा ही कमाता है, अपन नहीं कमाते चलो, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, दोनों इस एक्टिविटी का लॉस था, तो ऐसी ही दूसरी कोई एक्टिविटी की इनकम होती तो वहां से एडजस्ट होता ना। लेकिन ऐसी तो दूसरी कोई एक्टिविटी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 9,000 को जाके एज पर सेक्शन 74A इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और गैम्बलिंग का लॉस दिखते ही क्या करोगे, IGNORE, ना इसका सेट ऑफ मिलेगा ना ये कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 8,000 रुपये है, फॉर विच नो ट्रीटमेंट इज गिवन अबव। तो सबसे पहले क्या करने का, अपने को डेप्रिसिएशन बिजनेस की इनकम में से माइनस करने का। तो अब तेरा 8,000 का डेप्रिसिएशन इधर से माइनस हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन गया, तो यहाँ पे तेरी बिजनेस इनकम 72,000 बचनी चाहिए, बराबर है। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तेरे को क्या करना है, माइनस करना है, बराबर है। फिर उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस वगैरह देखना है, ठीक है। चलो, द अदर डिटेल्स ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब तेरा प्रीवियस ईयर 22-23 का डिटेल सही है। प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब उसके बाद 23-24 और 24-20, मतलब अपना सेकेंड ईयर में ये सारा लॉस आया है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पहले एडजस्ट कर लेंगे ना, मजा आ जाएगा। बिजनेस इनकम में से पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं इसको एकदम लास्ट में जाके इसका बारी आएगा, बराबर है। पहले अपन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का 16,000 का लॉस है ना, देखो ये तुम्हारा ऊपर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम दिख रहा है 12,000, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और 16,000 में से 4,000 का लॉस और बचेगा, जो अब इस साल की किसी भी इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा, इसका तुमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 73, बराबर। अब तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 7,800, जो इस साल आएगा और इस साल तुम्हारे लॉन्ग टर्म गेन में से एडजस्ट हो जाएगा। तो 7,800 ये 15,800 में से एडजस्ट कर दो, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचेगा, 8,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा। अब तुम्हारे पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो इस साल किसी भी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी।
तो ट्राई करो सबसे पहले बिजनेस इनकम में कर लेने की। बिजनेस इनकम है क्या तुम्हारे पास, कितनी है, 72,000। तो 9,000 रुपया 72,000 में माइनस करो, तो 72,000 माइनस 9,000 करोगे तो तुम्हारे पास बिजनेस की इनकम आ जाएगी 63,000। और ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा गायब। मतलब पुराने वाले ईयर्स के सारे लॉसेस इस साल लाके तुम कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ लगा रहे हो, लेकिन उसमें से खाली एक लॉस बच गया तुम्हारा। कौन सा, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का 4,000 रुपये का लॉस, जिसको तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है, बराबर है। और इस साल का 9,000 रुपये का एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, उस एक्टिविटी का जो लॉस है वो तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब इस साल तुम्हारे खाली एक ये लॉस और एक ये लॉस तुम्हारा क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बराबर है ना। और तुम्हारे पास ये जो लॉस था ना, इसको तो अपन को इग्नोर ही करना है, बराबर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरी इनकम बताओ जल्दी से कितनी आ रही है। सैलरी इनकम नील है, नील नहीं, 18,000 है पागल, क्या नील। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ रही है, 49,000 आ रही है। फिर तुम्हारी बिजनेस इनकम कितनी आ रही है, 63,000 आ रही है। कैपिटल गेन में तुम्हारे पास 8,000 की इनकम अभी भी पड़ी है। फिर तुम्हारे पास यस बाकी तो कोई इनकम है ही नहीं। आईएफओएस की इनकम कितनी है, नील है। अब इसका टोटल कर दो, 18,000 प्लस 49,000 प्लस 63,000 प्लस 8,000 विल गिव यू 1,38,000। कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं है, तो टोटल इनकम भी तेरी 1,38,000 ही आ जाएगी। यही कैलकुलेट करने के लिए बोले। बस घर पे बैठ के खाली इसकी सजावट करनी है, आज कर पाओगे। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर हुआ खत्म, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे सारे सॉल्व हो गए हैं। आईसीआई स्टडी मैट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अब इसी से मिलते जुलते ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे पता है, इधर से एक क्वेश्चन ये वाला उठाया, दूसरा क्वेश्चन ये वाला उठाया, दोनों को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दिया। या फिर कभी कभी तो वो लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते, कभी कभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तुम जरा सा भी सरप्राइज मत होना अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन उठ के तुम्हारे एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ गया, तो जरा सा भी सरप्राइज मत होना। क्योंकि पक्का तुम्हारा जो आईसीआई का स्टडी मैट है ना भाई, वही तुम्हारे लिए बाइबल गीता है, समझो। और उसी से हम लोग अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को समझ समझ के, तो तुम समझो एग्जाम के लिए ना पूरी पूरी तुम्हारी तोड़ फोड़ की तैयारी चल रही है अभी। तुम्हारा पेपर जो जाने वाला है ना डीटी का, तुम भरोसा भी नहीं कर सकते हो कि कितना अच्छा तुम्हारा पेपर जाने वाला है। लेकिन इज्जत से जो बोला है क्लास के अंदर वो सब तुमको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं। नए चैप्टर का नाम है क्लबिंग, ठीक है। 1 मिनट दो मेरे को।